आज हम लोग फिर से हाजिर हैं इलेक्ट्रोस्टैट के नए लेक्चर के साथ। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड चीज़ ही आगे देखेंगे। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी आर थीटा ड्यू टू डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मीनिंग क्या होगा वो देख लेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई डाइपोल है, यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज। अगर हम इसके एक्सिस पे पॉइंट लेते थे कहीं पर, इधर या इधर कहीं पर भी, तो वो एक्सियल पोजीशन कहलाता था। अब अगर कोई मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट मान लो ये है ओ, और इस मिड पॉइंट को अगर कोई भी प्लेन अगर इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, उस प्लेन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते थे तो वो क्या कहलाता था? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल कोई फिक्स नहीं है। एक्सियल भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है, या फिर एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कहीं पर भी कोई जनरल पॉइंट हो सकता है पी आर थीटा। मान लो यहाँ पर है पॉइंट, तो इस पॉइंट पी को जो मिलाएंगे इस लाइन से, तो उस लाइन का लेंथ यानी ओरिजिन से डिस्टेंस आर होगा, और ये जो ओ पी लाइन एक्सिस ऑफ डाइपोल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लो थीटा। इसीलिए इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं पी आर थीटा लिखते हैं। तो इसी पी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर उसको हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है, आपको देखना है। जैसे आप देखो यहाँ पर इस फिगर में कि यहाँ पर ए बी कोई डाइपोल है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। उसका मिड पॉइंट क्या है? ओ। इस मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पर है, और ओ पी लाइन जो ये एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको दिया हुआ क्या है? डाइपोल का लेंथ दिया हुआ है 2L। ठीक है, चार्ज ऑफ डाइपोल दिया हुआ है, मिड पॉइंट ओ दिया हुआ है, उस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। ऐसा तो दिया हुआ नहीं है कि ये वाला डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, ये डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से भी डिस्टेंस पता नहीं है और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पता नहीं है। तो उसी चीज़ को हमको फाइंड आउट करना होगा, मैथमेटिक्स अप्लाई करके फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया है कि जो फिगर में हमने जो किया है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और वो हमने क्या लिखा हुआ है वो तो दिख रहा है आपको। क्या लिखा हुआ है? लेट अस कंसीडर ए बी इज ए डाइपोल ऑफ चार्ज q एंड लेंथ 2L। P is a point at distance r from midpoint O such that the line OP making an angle theta with axis of dipole। ठीक है, और द पॉइंट P इज़ एट डिस्टेंस R फ्रॉम मिड पॉइंट O। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हो, चार्ज ऑफ डाइपोल ले लो और लेंथ ऑफ डाइपोल, यही क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L। ठीक है, अब हमको सबसे पहले नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप फ्रेश पेज में उसको देखोगे कैसे बताया गया है, उस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो एक डाइपोल था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था और इस पे प्लस क्यू चार्ज था। ये मिड पॉइंट ओ था। ठीक है, इस मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था जो ओपी लाइन कितना एंगल बना रहा था? थीटा। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? आर थीटा। आर का मतलब आर थीटा। आर का मतलब होता है मिड पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस, और ये जो लाइन ओपी एक्सिस ऑफ डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, इसलिए आर थीटा देते हैं। आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट का ये वाला फॉर्म पी एक्स वाई, ये तो कार्टेशियन प्लेन में होता है तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है, लेकिन पी आर थीटा जो है ये डिस्टेंस और एंगल के टर्म में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आपको करना क्या है, आप ध्यान देना, ये जो लाइन है ओपी लाइन, इसको बढ़ा दो आप, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में आप क्या कर दो, इसको बढ़ा दो। ठीक है, अब इस बढ़े हुए लाइन पर आप मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। ठीक है, इस बढ़े हुए लाइन पे आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो।
ठीक है। अब देखो, अब ये अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी क्या है, एल है। अब आप इस परपेंडिकुलर को नाम दे दो ए एम, ठीक है। अब आप कॉस थीटा इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई करना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अप्लाई करो, कॉस थीटा बेस हो जाएगा ओ एम और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ ए, यानी कॉस थीटा जो हो जाएगा ओ एम बाई ओ ए का मतलब एल। यहाँ से कॉस थीटा जो आ जाएगा वो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, आप ध्यान देना इधर उधर हो जा रहा है, ओ एम कॉस थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पर जो ओ एम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा एल इंटू कॉस थीटा, यानी ये डिस्टेंस आपको निकल गया, ओ एम क्या हो गया, एल इंटू कॉस थीटा, ये तो निकल गया, ठीक है। ओ एम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। अब उसी तरह आपको करना क्या है, बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालना है, ये परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दो बी एन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा अप्लाई करना तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस ओ एन हो जाएगा और हाइपोटेनस तो ओ बी होगा, तो यहाँ से जो कॉस थीटा आ जाएगा ओ एन बाई एल, तो यहाँ से जो ओ एन जो आ जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी ओ एन, यानी ये लेंथ ओ एन और ये लेंथ ओ एम आपको मिल गया। अब आप देखो यहाँ से इसको मिला दो, ए पी को मिला दिया और यहाँ से पी बी को मिला दो। अब आपको फाइंड आउट करना क्या है, ए पी फाइंड आउट करना है और पी बी फाइंड आउट करना है, यही करना है ना। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रेश पेज में उसको दिखाते हैं, इसको वैनिश करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो पहले जैसा फिगर है वैसे ही बनाते हैं पहले हम, जिससे आपको क्लियर होगा। फिगर कुछ ऐसा था, ये ए था, ये बी था, ये मिड पॉइंट था, ठीक है। मिड पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर था और एंगल क्या था, थीटा था, ये एंगल थीटा था, ठीक है। हमने क्या किया था, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दिया था और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया था, थीटा, और ये परपेंडिकुलर था ए एम, ठीक है। अब यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी एन, है ना, ये डिस्टेंस तो आर था, ये वेल नोन है। और फाइनली हमने क्या किया था, फाइनली हमने इसको ए पी और पी बी को हमने क्या किया था, मिला दिया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा फिगर बना था। ये वेल नोन है कि ये जो डाइपोल है उसका लेंथ क्या है 2L, ये L तो ये भी L, ठीक है। इतना सा वेल नोन है, आपको पहले हमने निकाला हुआ है कि ए ओ एम कितना आया था, ओ एम और ओ एन दोनों आ गया था, एल कॉस थीटा ही आ गया था, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर था। अब आप देखो, चूँकि ये डिस्टेंस आर जो है ये एल से क्या है, बहुत बड़ा है, तो ये डिस्टेंस आर जो है इस पी पॉइंट का मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एल से क्या है, डाइपोल के जो लेंथ होता है ना 2L से बहुत बड़ा है। एक्चुअल में जो आर है वो मच ग्रेटर देन 2L है, तो 2L से बड़ा है तो एल से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो अब आप देखो ये जो ए पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो ये जो ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है वो काफ़ी क्लोज आ जाएगा। ऐसे केस में होगा क्या कि ये जो ए पी लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन ए पी दिख रहा है, ये जो लाइन ए पी दिख रहा है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, वो लगभग पी और एम के बीच डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और पी और एम किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी प्लस ओ एम के, और ओ पी तो आर है पहले से पता है आपको, और ओ एम कितना निकला है, एल कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, एल कॉस थीटा। अब उसी तरह आप देखो पी बी, ये जो लेंथ है पी बी, ये पी बी जो है वो लगभग चूँकि ओ और बी काफ़ी क्लोज आ जाएगा, चूँकि आर क्या है बहुत लार्ज है,
तो पी बी जो है जब ओ और बी काफ़ी क्लोज आ जाएगा और ये बी एन क्या है, ओ पी पे परपेंडिकुलर है, चूँकि आपको बी एन दिख रहा है परपेंडिकुलर टू ओ पी, तो ऐसे केस में पी एन जो है, ये जो पी एन है, ठीक है, ये पी बी डिस्टेंस जो बराबर हो जाएगा किसके, पी एन के, और पी एन निकालने के लिए आपको ओ पी में ओ एन क्या करना होगा, घटाना होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ओ एन किसके बराबर निकला हुआ है, आर माइनस एल कॉस थीटा। बस फंडा यही था। ए पी और पी बी जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब आपने नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू और पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू से आपने इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, समझने वाली बस इतनी सी बात थी इसमें। और इसके बाद हमने किया क्या है इसके बाद हमने सब कुछ यहाँ पर किया हुआ है। तो आ जाते हैं वहीं पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये फिगर्स बता दिया था क्या करना है। इसमें फिगर बना हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, जो चीज़ हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है। और डाइपोल मोमेंट तो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हमने जो उधर आपको प्रोसेस हमने करके दिखाया, वो चीज़ हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम एंड बी एन ऑन ओ पी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल ओ ए एम है और एक ट्रायंगल ओ बी एन है। इसी में हमने वो अप्लाई किया है। देख लो आप, एक तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। इसी दो ट्रायंगल में हमने कॉस थीटा अप्लाई किया। कॉस थीटा से हमने ओ एम अप्रॉक्सीमेशन लगा के और ओ एन ले आया। और ये लाते ही हमने यहाँ से नेगेटिव चार्ज से हमने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से हमने डिस्टेंसेस निकाल लिया है। अब देखो आप, चूँकि डाइपोल होता क्या है, डाइपोल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो आपको नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस पता है, पी पॉइंट का हो गया अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद। पॉजिटिव चार्ज से भी आपने पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, ए पी और पी बी दोनों फाइंड आउट कर लिया है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, ए पी, और ए पी की जगह पर ये पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट का डिस्टेंस देख लो बी पी, और ये इसको अप्लाई कर दो। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद दोनों पोटेंशियल, सिंस द पोटेंशियल इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, उस दोनों पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर सेम प्रोसेस से हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करके ऐड किया हुआ है। और ऐड करने के बाद जो फाइनल आया आपके पास वो ये आया, यानी के क्यू 12 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप कर सकते हो। इसको हमने रीअरेंज किया थोड़ा सा, क्यू इंटू 12 को एक साथ लिखा कॉस थीटा, और ये आ गया के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, चूँकि क्यू इंटू 12 की जगह पे हमने यहाँ पर पी यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो, चूँकि आपको पता है, चूँकि पता क्या है, आर इज़ मच ग्रेटर देन 12, यानी डाइपोल का जो लेंथ है उससे आर क्या है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब आर इज़ मच ग्रेटर देन एल बी होगा। ऐसे केस में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ही होगा। बिकॉज चूँकि ये तो हाथी हो जाएगा और ये चीटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हो, आर स्क्वायर। और फाइनली जो पोटेंशियल आया वो क्या आया, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये एट एनी पॉइंट आ गया। और एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला अगर आपको याद है, तब आप एक्सियल इक्वेटोरियल किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो। तो क्या आया फाइनल, एट एनी पॉइंट पी आर थीटा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब चीज़ तो पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमने इस पेज में हमने क्या किया,
फाइनली सबको यहाँ पर हमने फाइनल पोटेंशियल निकाल लिया किसी डाइपोल के कारण एट डिस्टेंस आर पे और एट एन एंगल थीटा पे, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। इसमें कुछ स्पेशल केस है, आपको देख लेना है। पहला स्पेशल केस क्या है, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है थीटा 0 या 180। थीटा 0 का मतलब क्या होता है, ये देखो आप, ये कोई डाइपोल है, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट तो पी यहाँ पर है, ठीक है। अब आप देखो कि ये एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा। अब अगर ये पॉइंट ऐसे घूम के यहीं पे आ जाए तो ये एंगल घट के क्या हो जाएगा, 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा। अब ये पॉइंट वेरी करके इधर चला जाए, ठीक है, इधर जैसे जाएगा तो एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा, 180। तो एक्सियल का मतलब होता है थीटा 0 या 180। थीटा 0 पुट करना तो cos 0 1 होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, एट डिस्टेंस आर और एट एन एंगल थीटा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करना तो cos 0 1 होगा, और थीटा का वैल्यू 180 पुट करना तो cos 180 -1 होगा, तो प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये वाला प्लेन, इस प्लेन पे आने के लिए, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन, इस प्लेन पर आने के लिए इस एंगल को कितना होना होगा, ये पॉइंट ऐसे जाएगा घूम के यहाँ पहुँचेगा, ऐसे रोटेट होके यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचने का मतलब यहाँ से कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जैसे ही के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर में, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर में कॉस 90 पुट करना तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको तो पहले से पता है इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन का हमने अलग अलग पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया हुआ है। तो इक्वेटोरियल के लिए 0 होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा एक्सियल के केस में, ठीक है, क्योंकि पॉइंट, ये जो पॉइंट एक्सियल में टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे ही टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पी आर थीटा पॉइंट पर फाइंड आउट किया, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थोड़ा आसान से मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ए बी कोई डाइपोल है जिसका चार्ज क्या है, क्यू, चार्ज ऑफ डाइपोल क्या है, क्यू, और लेंथ ऑफ डाइपोल क्या है, 2l, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल क्या है, ओ, ठीक है। पी कोई पॉइंट है, वो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, और सच दैट द लाइन ओ पी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया है उसको आप थोड़ा सा समझना, यहाँ पर इसको आप यहाँ पर समझना सही से कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया है। आप देखना यहाँ पर कि थोड़ा सही से इसको देखते हैं। अब देखना यहाँ पर ये कोई डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये लेंथ एल, ठीक है। पी कोई भी पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट है कहीं पर भी, तो मान लो यहाँ पर है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है। इट मीन्स ये ओ पी जो लाइन है उसका लेंथ आर होगा, और ओ पी लाइन एक्सिस ऑफ डाइपोल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वेक्टर पी डाइपोल मोमेंट, क्लियर। अब ये डाइपोल मोमेंट अगर है, ठीक है, तो इस डाइपोल का दो कंपोनेंट भी तो हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर है,
क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर हो सकता है, एक कंपोनेंट इसका किधर हो सकता है, इधर, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो सकता है, पी कॉस थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट उसके एकदम परपेंडिकुलर हो सकता है, और ये दूसरा कंपोनेंट इधर हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट एक कॉस वाला अगर आ गया तो इधर वाला क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा। तो इस एक डाइपोल को हमने दो फिक्टिशियस डाइपोल में ब्रेक कर लिया। एक तो ये वाला डाइपोल हो गया और एक ये वाला डाइपोल। तो पहला डाइपोल जो है, पहला डाइपोल, उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, पी कॉस थीटा। उसके लिए इस डाइपोल के लिए ये जो पोजीशन हो जाएगा एक्सियल, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, पी पॉइंट वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंटेड इधर है और इधर अगर पॉइंटेड है और ये इधर, यहाँ पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्सियल। और एक्सियल अगर है तो जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको आप वेक्टर E1 बोल दो, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर E1। अब देखो ये दूसरा डाइपोल जो है वो क्या है, पी साइन थीटा। इस डाइपोल के लिए ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल दोनों क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो, वहाँ पर पता चलेगा, हमने क्लियर बता दिया है वहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि E1 और E2 दोनों कैसा इंटेंसिटी आया, परपेंडिकुलर। अब E1 और E2 का क्या निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो। वही रिजल्टेंट जो होगा, वही इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर का इंटेंसिटी होगा। तो जैसा कि आपको पता है, ई एक्सियल का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, 2kp/r³। तो यहाँ पर E1 एक्सियल वाला है, यहाँ पर E1 क्या है, एक्सियल वाला है। तो E1 यहाँ पर आप निकाल सकते हो 2kp का मतलब ये वाला p cos θ/r³, ठीक है, r³। अब देखो ई एक्सियल तो पता है, ई इक्वेटोरियल जो होता है वो भी पता है आपको। ई इक्वेटोरियल क्या होता है, सिंपल kp/r³। तो यहाँ पर ई इक्वेटोरियल क्या होगा, E2, और E2 क्या हो जाएगा, k, p की जगह पे क्या होगा, p साइन थीटा, चूँकि इक्वेटोरियल वाला तो ये है p साइन थीटा, और r³ एज इट इज़, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो E1 और E2 आप फाइंड आउट कर चुके हो, E1 यहाँ पर और E2 यहाँ पर। एकदम सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर फिगर में बताया हुआ है। इसी मेन डाइपोल तो आपका ये है, इसको हमने दो डाइपोल में ब्रेक कर लिया। एक ये इधर वाला P1 cos थीटा, और एक इधर वाला P साइन थीटा। दो परपेंडिकुलर डाइपोल में इस मेन डाइपोल को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। इस डाइपोल के लिए ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और नेट इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इस P साइन थीटा के लिए ये जो पॉइंट हो जाएगा वो इक्वेटोरियल, और उसके लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल अगर होगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और नेट इंटेंसिटी क्या होता है, एंटी पैरेलल। अब इसी E1 और इसी E2 का रिजल्टेंट क्या चला जाएगा, बीच से ER, और ER जैसे ही फाइंड आउट कर लिया हमने, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। और उस चीज़ को हमने आपको पहले भी बताया हुआ है और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है कि E1 ये तो एक्सियल केस है, दो डाइपोल में हमने ब्रेक किया था। तो पहले वाले डाइपोल E1 जो था उसकी वो एक्सियल पोजीशन है 2kp/r³। तो उस चीज़ को हमने एक्सियल लगाया 2kp/r³, और ये दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल है, और वो होता है इक्वेटोरियल के लिए होता है kp/r³, ठीक है। अब चूँकि थीटा क्या है,
E1 और E2 के बीच में थीटा क्या है 90 डिग्री, और जैसे ही थीटा 90 डिग्री होता है तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, √a² + b² करके। और इसी चीज़ को हमने E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर किया है। और यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली कैलकुलेशन करना है, देखना है इस टर्म में और इस टर्म में देखना है आपको कि इस टर्म में और इस टर्म में कौन चीज़ कॉमन है। तो KP/r³ यहाँ भी दिख रहा है KP/r³, तो इस KP/r³ पे यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, यहाँ पर भी स्क्वायर करके कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 cos थीटा उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पर sin थीटा उसका स्क्वायर कर दो। 4 cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रहने दो, sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दो। उसके बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा नेट इंटेंसिटी का एट एनी पॉइंट, नेट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट r थीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KP/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, वेयर k इज इक्वल टू आपको पता है 1/4πε0, ये वेल नोन है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट P r थीटा हमने पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों चीज़ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर। अब आपको ये क्या करना है, बारी बारी से इन पेजेस को आपको पॉज करना है और नोट करना है, इसको भी पॉज करना है, नोट करना है, ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, या फिर सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ पर डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालने का सेकंड मेथड है, ये कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी शॉर्टकट में हम बता देते हैं। अब देखो, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट PR थीटा ड्यू टू डाइपोल, आपको फाइंड आउट किया हुआ है। ये क्या आया था, KP cos θ/r², लेकिन इसको सेकंड मेथड से यहाँ पर बताया हुआ है। जो मेथड से अभी हमने इंटेंसिटी बताया उसी मेथड से बताया हुआ है। ये जो मेन डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा। इसको हमने 2 डाइपोल में ब्रेक कर लिया, एक P cos θ और एक P sin θ। ठीक है, तो आप देखो ये P sin θ है और ये P cos θ, तो ये पहला डाइपोल है, इसके कारण ये पोजीशन एक्सियल होगा, और एक्सियल पोजीशन में डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या आता है, KP/r², अगर आपको याद हो तो K P की जगह पे P1 P cos θ और अपॉन डिस्टेंस, ये तो एक्सियल हो गया। इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल के केस में पोटेंशियल क्या होता है, ड्यू टू डाइपोल 0। अब देखो नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और इसका एडिशन, तो फाइनली जो आएगा बस यही आएगा, KP cos θ/r², जो आपको पहले मेथड से भी फाइंड आउट किया हुआ है। इसी में हमने ये भी बता दिया था आपको पहले भी कि एक्सियल के लिए थीटा 0 होगा या 180 होगा, तो प्लस माइनस, और इक्वेटोरियल के लिए थीटा क्या होगा 90, पोटेंशियल 0। हमको लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तब आपको वाई एक्सिस पर एक पॉइंट दिया हुआ है जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है। वहाँ पर इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पर आपको नेट इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है, नेट इंटेंसिटी। तो आप देखो एकदम आसान सा सवाल है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ध्यान देना आप देखो इस डाइपोल मोमेंट का एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। P का इधर वाला कंपोनेंट, इसको P1 मानो, इसको क्या मानो, P1, और P1 जो हो जाएगा वो P cos 45 डिग्री, और P cos 45 डिग्री का मतलब 1/√2, तो P/√2। ठीक है, अब इस P का y एक्सिस के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P2 मान लो इसको, और y एक्सिस अगर इधर वाला cos है तो उधर वाला क्या होगा, sin, P sin 45 डिग्री, और ये जो हो जाएगा P/√2। चूँकि आपको डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P/√2। अब आप देखो P1 इसके लिए, इस डाइपोल मोमेंट के लिए ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल है, तो
इक्वेटोरियल के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो ये E1 का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस डायपोल मोमेंट के कारण जो इंटेंसिटी यहाँ पर होगा, E1 इधर होगा। अब ये जो डायपोल दिख रहा है आपको, ये डायपोल मोमेंट, इस डायपोल के लिए ये जो P पॉइंट है वो तो एक्सियल है। और एक्सियल के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हो जाता है। तो E2 जो हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा, पैरेलल टू P2, ठीक है। अब देखो E1 और E2 दोनों के बीच का क्या है एंगल, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो होगा वो बीच से जाएगा, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट या नेट इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो E1 क्या है, E1 तो इक्वेटोरियल वाला यूज़ होगा ना। E1 क्या है इसके लिए, तो ये वाला इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो E1 जो हो जाएगा इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है, KP/R3, यही होता है। तो K एज इट इज़ रहने दो, P जो है वो क्या है, ये E1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KP/R3 होता है ना, क्योंकि ये एक्सियल था, इक्वेटोरियल था। इक्वेटोरियल का केस में क्या होता है, KP/R3। तो K और P जो है वो क्या है, P/√2, क्योंकि इधर वाला भी क्या आया था, P/√2, और इसके लिए ये ऐसे हो जाएगा E1, ठीक है। और इधर भी क्या आया था, P/√2, और इसके लिए ये एक्सियल हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, ठीक है। तो K P/√2 और डिस्टेंस जो है यहाँ से वो क्या है, D। तो ये हो जाएगा फाइनली जो E1 आएगा वो क्या आएगा, K P/√2 D3, ठीक है। उसी तरह अगर आपको बोला जाए E2 निकालने को, तो E2 जो है वो एक्सियल का केस है। एक्सियल के केस में क्या होता है, 2KP/R3, और ऐसे केस में आपको क्या करना है, 2K, P की जगह पे क्या देना है, P/√2, और R3 की जगह पे D3, यानी हो जाएगा 2KP/√2 D3, यानी इस √2 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 KP/D3। आपको लग रहा होगा यहाँ पर इतना ये हमने बहुत गंदे तरीके से बताया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने स्टेप वाइज देखा है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे जो जगह काफ़ी कम होता है और इसी पे हमको लिख के बताना है, तो लिखते वक्त हमको समझाना भी होता है। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको समझाना है। वैसे तो हमने लिखा हुआ है, हमने लिख के ही PDF तो बनाया हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान देना, तो आपको E1 और E2 तो आ गया। अब इसका आपको क्या करना है, E1 और E2 क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको √E1² प्लस E2² करके नेट फाइंड आउट कर लेना है। तो देखो E1 और E2 जैसे आ गया, उसका हम नेट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर आपको सेम प्रोसीजर को हमने यहाँ पर बताया है। सबसे पहले हमने P1 को ब्रेक किया, फिर P2 को। P1 के लिए ये जो चीज़ है ये तो इक्वेटोरियल वाला है, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये एक्सियल वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, √2 KP/D3। E1 और E2 तो आ गया। अब इसी चीज़ को आप देख लो, चूँकि E1 और E2 क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो √E1² प्लस E2² करके हमने फाइनल √5/√2 KP/D3 हमने क्या किया, ये फाइनल इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रहा है
नेट इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर। सिचुएशन दिया हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है। इस बार एक्स एक्सिस के साथ डाइपोल कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप समझना थोड़ा सही से। यहाँ पर देखो क्या है कि ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इसके साथ कोई डाइपोल है। जो कितना एंगल बना रहा है, फिर से देखो, ये जो डाइपोल है वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। ठीक है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो P1 होगा, और ये एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा, और इसी एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P है, कैपिटल P, जो D डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको नेट निकालना है, नेट इंटेंसिटी निकालना है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो P1 तो आप निकाल लेना, P cos 37 डिग्री करके, और ये हो जाएगा cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 4p/5। इस P का इधर वाला कंपोनेंट होगा जो P2 होगा, और ये होगा P sin 37 डिग्री, और sin 37 डिग्री 3/5 होगा, तो ये 3p/5 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 जो है ये एक्सियल पोजीशन, P पॉइंट जो है इस P1 के लिए क्या है, एक्सियल पोजीशन है, और ये P पॉइंट इस P2 के लिए क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना, P1 के लिए जो E1 होगा वो तो इधर ही होगा, एक्सियल अगर है तो। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन। और इक्वेटोरियल के लिए जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल है P2 के लिए, तो उसके लिए देखो P2 का डायरेक्शन इधर है, तो E2 का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी पैरेलल नीचे। ये तो आपको थ्योरी में क्लियर है। अब देखो E1 तो इधर हो गया, और E2 किधर हो गया, इधर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट किधर से जाएगा, बीच से ही जाएगा। ठीक है, E1 एक्सियल है और E2 इक्वेटोरियल है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर सही से, इसी चीज़ को, क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन तो यही था ना, इसी चीज़ को हमने अगले पेज में, यहाँ पर, अगले पेज में नहीं, सॉरी, यहीं पर बताया हुआ है सही से, आप देखो। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए ये वाला पोजीशन क्या था, एक्सियल, तो इधर ही हो गया, और इसके लिए ये वाला पोजीशन क्या था, इक्वेटोरियल, तो क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। इसमें हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और इसमें वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वही किया हमने। तो E1 तो हमने ऐसे करके निकाला, 2kp/r3, चूँकि ये एक्सियल था, ये क्या था, एक्सियल, तो 2kp/r3 करके हमने 2kp का वैल्यू 4p/5, और d डिस्टेंस था तो d3 करके हमने कर दिया, तो 8kp/5 d3 आया। और E2 ये जो था वो P2 के लिए था, वो इक्वेटोरियल था, तो kp/r3 था, तो p की जगह पे P2 यानी 3p/5 और d3, तो 3kp/5 d3 आ गया। ठीक है, अब अगर नेट इंटेंसिटी लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो,
वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना, वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो ऐसे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या आया था 8kp/5d³, तो 8k यार चल क्यों नहीं रहा, ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना आया था 8kp/d³, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था तो आई प्लस 3kp/5d³ आया था वाई एक्सिस के डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी जे का नेगेटिव, तो आ गया 8kp/ और ये 5d³ था, 5d³ आई माइनस 3kp/5d³ जे, ये आ गया फाइनल नेट इंटेंसिटी। इस चीज़ को हमने इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन तो ये था, इस क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्स इस बार वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है डाइपोल 45 डिग्री, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, पी डिस्टेंस पर है, वहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आराम से आप देखो इस पी के लिए ये वाला पोजीशन क्या है, पी कॉस 45, यानी पी कॉस 45 इधर वाला जो आ जाएगा p/√2, ये p1 हो गया, ये क्या हो गया p1। ठीक है, इस p का इधर वाला कंपोनेंट p2 यानी p sin 45, और sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये भी आ गया p/√2। ठीक है, तो ये जो p1 है इसके लिए ये जो p पॉइंट है वो क्या है इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल के केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। और ये जो p2 है उसके लिए ये p पॉइंट क्या है एक्सियल, एक्सियल के केस में आपको पता है kp/r² होता है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा kp/√2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो फाइनली जो आ गया kp/√2 d का स्क्वायर, ये आ गया फाइनल। क्योंकि v1 तो 0 ही है और v2 दोनों ऐड करके जो आएगा, दोनों ऐड करके ये वाला वैल्यू आएगा kp/√2 d²। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर किया हुआ है, v1 और v2 अब देखो ये दोनों ऐड होके टोटल पोटेंशियल जो आ जाएगा v = v1 + v2, दोनों ऐड करके क्या आ जाएगा kp/√2 d²। ये फाइनल आंसर होगा। इस दोनों को ऐड करना है जो यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन आपको ऐड